हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून। मैं रवि रंजन राज राजेश इंस्टीट्यूट में आप सभी का स्वागत करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, हम लोग बिहार एसएससी, बिहार दरोगा, उत्तर प्रदेश पुलिस, झारखंड एसएससी एवं तमाम जितने जनरल कंपटीशन के एग्जाम हैं जिसमें राज्य व्यवस्था पूछे जाते हैं, उसका हम लोग जो है डिस्कशन कर रहे हैं। पिछले क्लास में भी हम लोग 15 क्वेश्चन डिस्कशन किए थे। आज फिर से हम 15 सवाल लेकर आपके सामने आए हैं जिसका हम लोग डिस्कशन करने जा रहे हैं। तो आप लोग भी जल्दी से तैयार हो जाएं और आप लोग जो है वीडियो में अंत तक बने रहेंगे। जो 15 महत्वपूर्ण सवाल जो है जिसका लाभ आप उठा सके, और आप लोग इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि आपके साथ साथ आपके आस पड़ोस के जो मित्र हैं वो भी इसका लाभ उठा सके। तो आइए बिना लेट किए हुए आज के पहले सवाल को देखते हैं। तो देखेंगे आज का पहला सवाल है, संविधान के, देखेंगे आज का पहला सवाल कर रहा है संविधान के अनुच्छेद 47 में निम्न बातें वर्णित है। लोक स्वास्थ्य, पोषाहार, जीवन स्तर एवं मद्य निषेध। देखेंगे आपके सामने जो सवाल है उसमें पूछ रहा है अनुच्छेद 47 में क्या वर्णित है। ऑप्शन है लोक स्वास्थ्य, पोषाहार, जीवन स्तर, मद्य निषेध। तो देखेंगे इसका आंसर हो जाएगा सभी, इसका आंसर हो जाएगा सभी। देखेंगे आर्टिकल 47 जो है जिसका वर्णन राज्य के नीति निर्देशक तत्व टीपीएसपी जिसे कहते हैं, जिसमें कहा गया है कि राज्य जो है लोक स्वास्थ्य, पोषाहार, जीवन स्तर और साथ ही साथ सार्वजनिक स्थल पर मादक पदार्थों के सेवन एवं बिक्री पर प्रतिबंध लगा सकता है। तो इसलिए आंसर हो जाएगा सभी। देखेंगे आप जानते हैं यह बातें अनुच्छेद 47 में वर्णित है जो कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व डीपीएसपी जिसे कहते हैं, डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व में वर्णित है। तो आप जानते हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व में जो बातें वर्णित है वो न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है, यानी यह जो है बिल्कुल राज्य पर डिपेंड करता है। राज्य इसे कर भी सकता है, राज्य इसे नहीं भी कर सकता है। इसलिए देखेंगे बहुत सारे राज्य, भारत के बहुत सारे राज्य जो है अभी भी है जहां पर शराब की बिक्री हो रहे हैं, लेकिन भारत के कुछ ऐसे राज्य हैं जहां पर शराब बिक्री को प्रतिबंधित किया गया है, वहां पर देसी और विदेशी शराब बिक्री प्रतिबंधित किया गया है। जैसे अपने बिहार, देखेंगे बिहार सरकार ने वर्ष 2016 में 1 अप्रैल 2016 का बिहार सरकार ने शराबबंदी कानून को लागू किया और बिहार में 1 अप्रैल 2016 से शराबबंदी कानून लागू है। और 5 अप्रैल, देखेंगे 5 अप्रैल 2016 से बिहार में पूर्ण शराबबंदी है। देखेंगे शराबबंदी और पूर्ण शराबबंदी में क्या है, तो देखेंगे पहले जो है शराबबंदी किया गया था जिसमें जो है सिर्फ विदेशी शराब को प्रतिबंधित किया गया था, लेकिन 5 अप्रैल 2016 से देसी और विदेशी सारे जो है शराबों को बिहार में बिक्री को प्रतिबंधित कर दिया था। तो आइए आज के दूसरे सवाल को देखते हैं। देखेंगे आज का दूसरा सवाल है, देखेंगे आज का दूसरा सवाल आ चुका है। आप लोग भी जल्दी से जल्दी आंसर देंगे और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा जो है शेयर करेंगे। राष्ट्रीय आपातकाल के उद्घोषणा के कितने दिनों के अंदर संसद से अनुमोदित होना आवश्यक है। नेशनल इमरजेंसी की बात कर रहा है। नेशनल इमरजेंसी की उद्घोषणा के कितने दिनों के अंदर संसद से उसे पारित होना अनिवार्य है। देखेंगे इसको और घुमाकर क्वेश्चन पूछता है कि बिना संसद की अनुमति के नेशनल इमरजेंसी कितने दिनों तक प्रवर्तन में रह सकता है।
तो देखिए आपके सामने ऑप्शन है 30 दिन, 60 दिन, 6 महीना, 12 महीना। तो आप लोग भी कमेंट बॉक्स में बताएंगे संसद से बिना अनुमति के, बिना अनुमोदन के नेशनल इमरजेंसी कितने दिनों तक प्रभावशाली रह सकता है, लग सकता है। तो देखेंगे आंसर होगा 30 दिन। 30 दिन के अंदर जो है संसद से, देखेंगे 30 दिनों के अंदर संसद से नेशनल इमरजेंसी को दोनों सदन से विशेष बहुमत से पारित होना अनिवार्य है, अर्थात 2/3 बहुमत से पारित होना अनिवार्य है। देखेंगे नेशनल इमरजेंसी की बात किया है, तो देखेंगे नेशनल इमरजेंसी का वर्णन आर्टिकल 352 में है। अनुच्छेद 352 में नेशनल इमरजेंसी का वर्णन है। और देखेंगे नेशनल इमरजेंसी भारत में 3 तरह से लगते हैं। एक होता है युद्ध, देखेंगे पहला है युद्ध, दूसरा है बाह्य आक्रमण, और देखेंगे तीसरा है आंतरिक अशांति। देखेंगे यहां पर ध्यान रखेंगे आंतरिक अशांति हम लिखे हैं, यह व्यवस्था वर्तमान में नहीं है। आंतरिक अशांति शब्द को रिप्लेस कर दिया गया 44वें संविधान संशोधन के द्वारा 1978 में, 44वें संविधान संशोधन 1978 में आंतरिक अशांति शब्द को रिप्लेस करके सशस्त्र विद्रोह शब्द को शामिल किया गया। ठीक है, तो आंसर होगा 30 दिन। और देखेंगे अगर संसद से एक बार अनुमोदित हो गया, नेशनल इमरजेंसी अगर संसद से एक बार अनुमोदित हो गया तो यह जो है 6 माह तक जो है कंटिन्यू रहेगा। फिर जो है अगर स्थिति समान नहीं होते हैं तब फिर 6 माह ऐसे जो है आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। जब भारत में नेशनल इमरजेंसी कितने दिनों तक, अधिकतम आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे नेशनल इमरजेंसी मैक्सिमम कितने दिनों तक प्रभावशाली रह सकता है। तो देखेंगे नेशनल इमरजेंसी जो है आपको मैक्सिमम कितने दिनों तक प्रभावी रहेगा इसका कोई स्पष्ट वर्णन नहीं है, अर्थात जब तक स्थिति समान नहीं होगा तब तक नेशनल इमरजेंसी चलता रहेगा। आइए आज के अगले सवाल को देखते हैं। देखेंगे आज का 3rd नंबर सवाल है तदर्थ न्यायाधीश। देखेंगे तदर्थ न्यायाधीश को हम लोग बोलते हैं एक्टिंग जज, एडहॉक जज बोलते हैं। एडहॉक जज की नियुक्ति निम्न में से कौन करता है। देखेंगे एडहॉक जज को इसको अस्थाई न्यायाधीश भी कहा जाता है, अस्थाई न्यायाधीश भी बोला जाता है। तो देखेंगे एडहॉक जज यानी तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति किसके द्वारा किया जाता है, तो आप लोग जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताएंगे। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्य न्यायाधीश, कानून मंत्री। तदर्थ न्यायाधीश जिसे अस्थायी न्यायाधीश कहा जाता है, इंग्लिश में एडहॉक जज बोला जाता है, इसकी नियुक्ति किसके द्वारा किया जाता है। ऑप्शन है प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मुख्य न्यायाधीश और कानून मंत्री। तो आप लोग भी जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे। देखेंगे आंसर होगा इसका मुख्य न्यायाधीश। देखेंगे संविधान के आर्टिकल 127 अनुच्छेद 127 में वर्णित है कि सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति से पूर्वानुमति से सर्वोच्च न्यायालय में जो है तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति कर सकते हैं। देखेंगे तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति मुख्य न्यायाधीश करेंगे लेकिन राष्ट्रपति के पूर्वानुमति से। देखेंगे किससे नियुक्त किया जाएगा, तो उच्च न्यायालय के वैसे न्यायाधीश जिनके पास सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने की योग्यता रखता है, उससे अनुच्छेद 127 के तहत चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के द्वारा नियुक्त किया जाता है। देखेंगे कब किया जाता है, इस प्रश्न बनेगा किस कंडीशन में सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति किया जाता है। तो आप जानते हैं जब सर्वोच्च न्यायालय में कार्यवाही को संचालित करने के लिए, जब सर्वोच्च न्यायालय में कोरम, देखेंगे कोरम जिसे
गण पूर्ति कहते हैं। गण पूर्ति के लिए तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है। तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है। तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है। देखेंगे आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति किस न्यायालय में होता है, तो सिर्फ देखेंगे, सिर्फ यह जो है सुप्रीम कोर्ट यानी उच्चतम न्यायालय में। देखेंगे तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति हाई कोर्ट में नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ उच्चतम न्यायालय में, सर्वोच्च न्यायालय में होता है। और यह व्यवस्था किस देश के संविधान से लिया गया है, तो देखेंगे यह व्यवस्था जो है फ्रांस के संविधान से लिया गया है। देखेंगे सर्वोच्च न्यायालय में, सिर्फ और सिर्फ सर्वोच्च न्यायालय में ही तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति होता है। ठीक है, और यह व्यवस्था कहां से लिया गया है, तो फ्रांस के संविधान से लिया गया है। फ्रांस के संविधान से यह व्यवस्था लिया गया है। आइए अगले सवाल को देखते हैं। आज का अगला सवाल है, देखेंगे सवाल नंबर 4 आपके सामने है। भाषाई प्रांत आयोग के अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन थे? भाषाई प्रांत आयोग के अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन थे? आप लोग भी जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे। ऑप्शन है फजल अली, एच.एन. कुंजरू, के.एम. पनिकर, एस.के. धर। भाषाई प्रांत आयोग का अध्यक्ष कौन थे? आप जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे। और देखेंगे भाषाई प्रांत आयोग के अध्यक्ष एस.के. धर थे। देखेंगे 27 नवंबर 1947 में संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा भाषाई प्रांत आयोग का गठन किया गया था, जिसमें 4 लोग थे। एस.के. धर इलाहाबाद उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश थे। इनकी अध्यक्षता में 4 सदस्यीय भाषाई प्रांत आयोग का गठन किया गया। यह आयोग ने अपना रिपोर्ट, देखेंगे यह आयोग ने अपना रिपोर्ट जो है 10 दिसंबर 1948 में प्रस्तुत किया, जिसमें इस आयोग ने, भाषाई प्रांत आयोग ने भाषा के आधार पर राज्यों के गठन का विरोध किया। इस आयोग ने प्रशासनिक सुविधा के आधार पर राज्यों के गठन का सिफारिश किया। ठीक है, अब देखेंगे ऑप्शन में है फजल अली, एच.एन. कुंजरू और के.एम. पनिकर। देखेंगे भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य था आंध्र प्रदेश। 1 अक्टूबर 1953 में आंध्र प्रदेश का गठन हुआ भाषा के आधार पर। जैसे आंध्र प्रदेश का गठन हुआ भाषा के आधार पर राज्यों की मांग बढ़ने लगी, तब तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने फजल अली की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया। फजल अली के अध्यक्षता में, जिसका गठन जो है दिसंबर 1953 में किया गया। इस आयोग ने अपना रिपोर्ट जो है 1955 में प्रस्तुत किया। तो देखेंगे फजल अली की अध्यक्षता में जो आयोग का गठन हुआ था उसमें 3 सदस्य थे। कौन कौन थे? फजल अली, के.एम. पनिकर और एच.एन. कुंजरू। आइए आज के 5वें नंबर सवाल को देखते हैं। आप लोग भी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे और देखेंगे यह जो हम लोग जो सवालों का जो 15-20 सवालों का जो सीरीज चला रहे हैं, ये आपके बिहार एसएससी, बिहार दरोगा मेंस, फिर आगामी बिहार दरोगा पीटी, उसके बाद उत्तर प्रदेश दरोगा पुलिस एवं तमाम रेलवे जितने भी सारे एग्जाम है जनरल कंपटीशन के, उस सारे के लिए महत्वपूर्ण है। इसलिए आप वीडियो को लास्ट तक देखें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। देखेंगे सवाल नंबर 5 आपके सामने है। उप प्रमुख अपना त्यागपत्र निम्नलिखित में से किसे देता है? उप प्रमुख अपना त्यागपत्र किसे देता है? ऑप्शन है जिला पंचायत राज अधिकारी, अनुमंडल दंडाधिकारी, प्रमुख और प्रखंड विकास पदाधिकारी। उप प्रमुख अपना त्यागपत्र किसे देता है? तो देखेंगे इसका आंसर हो जाएगा प्रमुख को। और प्रमुख के अनुपस्थिति में, देखेंगे प्रमुख के
प्रमुख के अनुपस्थिति में अपना यह जो है त्यागपत्र एसडीएम, जिसे सब डिविजनल मजिस्ट्रेट कहा जाता है, जिसे अनुमंडल दंडाधिकारी कहा जाता है, उसे देता है। और प्रमुख अपना त्यागपत्र देखेंगे, ये भी एसडीएम को देता है। सब डिविजनल मजिस्ट्रेट, जिसे अनुमंडल दंडाधिकारी कहा जाता है, उससे देता है। और बात ध्यान में रखेंगे, प्रमुख हो या उप प्रमुख हो या मुखिया हो, सारे लोगों को यह अधिकार है कि 7 दिनों के अंदर अगर चाहे तो अपने त्यागपत्र को लिखित आवेदन देकर वापस भी ले सकता है। देखेंगे यहाँ पर ऑप्शन में जिला पंचायत राज अधिकारी, मुखिया अपना त्यागपत्र जिला पंचायत राज अधिकारी को देता है। सरपंच अपना त्यागपत्र जिला पंचायत राज अधिकारी को देता है। देखेंगे पंचायत समिति के मेंबर, पंचायत समिति के सदस्य अपना त्यागपत्र प्रमुख को देता है। देखेंगे जिला परिषद के अध्यक्ष जिला दंडाधिकारी को अपना त्यागपत्र देते हैं। तो आइए त्यागपत्र से संबंधित जो भी सवाल था आपको बता दिया। आइए आज के अगले सवाल को देखते हैं। अगला सवाल है, देखेंगे अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस समिति ने पंचायती राज व्यवस्था को दलीय आधार पर गठित, यहां पर लिखा होगा गठित करने का सुझाव दिया था? किस समिति ने पंचायती राज व्यवस्था को, ठीक है, दलीय आधार पर गठित करने का सुझाव दिया था? ऑप्शन है बलवंत राय मेहता समिति, अशोक मेहता समिति, जीबी के राव समिति और एलएम सिंघवी समिति। तो आप जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताएंगे वह कौन सा समिति था जो पंचायती राज व्यवस्था को दलीय आधार पर गठित करने का सिफारिश किया था। तो देखेंगे आंसर हो जाएगा अशोक मेहता समिति। देखेंगे अशोक मेहता समिति का गठन 1977 में हुआ था, जिसने अपना रिपोर्ट 1978 में प्रस्तुत किया था। अशोक मेहता समिति ने दलीय आधार पर पंचायती राज व्यवस्था को गठित करने का सिफारिश किया था। साथ ही साथ अशोक मेहता समिति ने दो स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का गठन का सुझाव दिया था। देखेंगे बलवंत राय मेहता समिति, जिसे भारत में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का जनक माना जाता है, बलवंत राय मेहता समिति का गठन 1957 में हुआ था, जिसने 1958 में अपना रिपोर्ट दिया था। और बलवंत राय मेहता समिति ही ने भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को लागू करने की सिफारिश किया था। इसीलिए आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का जनक, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का जनक कौन थे? बलवंत राय मेहता समिति। और इस समिति के रिपोर्ट के बाद ही 2 अक्टूबर 1959 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने राजस्थान के नागौर जिला के बगदड़ी गांव से पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत किया। देखेंगे एलएम सिंघवी समिति, इसे लक्ष्मी मल सिंघवी समिति कहते हैं। इस समिति ने 1986 में इस समिति ने अपना रिपोर्ट किया। इस समिति ने, यह पहला समिति था जिसने पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक मान्यता देने की सिफारिश की थी और साथ ही साथ पंचायत का चुनाव नियमित रूप से कराने की सिफारिश की थी, पंचायतों के लिए वित्त व्यवस्था करने की सिफारिश की थी। एलएम सिंघवी समिति पहला समिति था जिसने पंचायत को संवैधानिक मान्यता देने की सिफारिश की थी। जीबी के राव समिति, देखेंगे क्वेश्चन पूछता है जो योजना आयोग के सिफारिश पर किस आयोग का गठन हुआ था? तो देखेंगे योजना आयोग के सिफारिश पर 1985 में जीवी के राव समिति का गठन किया गया था। इस समिति ने सुझाव दिया था कि पंचायत में महिलाओं को अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति यानी अनुसूचित जाति एसटी और एससी को महिलाओं को आरक्षण देने की सिफारिश की थी। साथ ही साथ जो है प्रत्येक निश्चित अंतराल के बाद चुनाव कराने की सिफारिश जीवी के राव समिति किया था। देखेंगे एलएम सिंघवी समिति जो था पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक मान्यता देने के साथ साथ न्याय पंचायत का और ग्राम न्यायालय की भी सिफारिश किया था। तो देखेंगे आपका आंसर हो जाएगा अशोक मेहता समिति, जिसने
दलीय आधार पर पंचायती राज व्यवस्था के गठन का सिफारिश किया था। आइए आज के 7वें सवाल पर आते हैं। 7वें नंबर सवाल क्या कहता है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा केंद्र में द्विसदात्मक व्यवस्थापिका की स्थापना की गई? किस अधिनियम के द्वारा केंद्र में द्विसदात्मक बाइकैमरल लेजिस्लेटिव, द्विसदात्मक मतलब होता है बाइकैमरल लेजिस्लेटिव का स्थापना किया गया? ऑप्शन है 1909 का भारत परिषद अधिनियम, 1919 का भारत सरकार अधिनियम जिसे मोंटेगू चेम्सफोर्ड सुधार कहते हैं, 1909 को मार्ले मिंटो कहते हैं, 1935 का भारत सरकार अधिनियम और 1982। देखेंगे 1982 नहीं होगा, यहां पर जो है 1892 का अधिनियम दिया हुआ है। तो देखेंगे आपका आंसर हो जाएगा 1919 भारत सरकार अधिनियम जिसे मोंटेगू चेम्सफोर्ड सुधार कहते हैं। इस अधिनियम के द्वारा ही केंद्र में द्विसदात्मक व्यवस्था की शुरुआत हुई। द्विसदात्मक व्यवस्था की शुरुआत 1919 के अधिनियम के द्वारा हुआ। साथ ही साथ इस अधिनियम के द्वारा प्रांतों में द्वैध शासन की शुरुआत हुई। देखेंगे आपसे सवाल कई बार पूछे गए हैं, किस अधिनियम के द्वारा प्रांतों में द्वैध शासन की शुरुआत हुई? तो 1919 के अधिनियम के द्वारा प्रांतों में द्वैध शासन की शुरुआत हुई। साथ ही साथ 1919 के अधिनियम के द्वारा सांप्रदायिक निर्वाचन का विस्तार किया गया। सांप्रदायिक निर्वाचन का विस्तार 1919 के अधिनियम के द्वारा हुआ, जिसके द्वारा सिखों को, ईसाइयों को, एंग्लो इंडियन को, यूरोपियों को भी पृथक निर्वाचन की अनुमति दी गई। देखेंगे 1919 का अधिनियम 1909 का अधिनियम जिसे मार्ले मिंटो सुधार कहते हैं, इस अधिनियम के द्वारा पहली बार जो है सांप्रदायिक निर्वाचन यानी मुस्लिमों को जो है पृथक निर्वाचन की अनुमति दी गई। और साथ ही साथ भारतीयों को बजट पर पूरक एंड अनुपूरक प्रश्न पूछने की अनुमति दी गई। देखेंगे भारत सरकार अधिनियम 1935, इस अधिनियम के द्वारा भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई। संघीय न्यायालय की स्थापना की गई। भारत में साख व्यवस्था को स्थापित करने के लिए आरबीआई, देखेंगे आरबीआई का गठन किया गया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का स्थापना हुआ। भारत में संघीय सरकार का गठन किया गया और केंद्र में द्वैध शासन की शुरुआत। द्वैध शासन, देखेंगे आपसे सवाल पूछे जाएंगे, किस अधिनियम के द्वारा केंद्र में द्वैध शासन की शुरुआत हुई? तो 1935 के अधिनियम के द्वारा द्वैध शासन की शुरुआत हुई। देखेंगे 1892 के अधिनियम के द्वारा भारत में आंशिक रूप से संसदीय व्यवस्था की शुरुआत हुई। देखेंगे इस अधिनियम के द्वारा ही भारतीयों को पहली बार बजट पर प्रश्न पूछने का अधिकार मिला, यानी भारतीयों को पूरक प्रश्न पूछने की अनुमति इस अधिनियम के द्वारा ही हुआ। और 1892 के अधिनियम के द्वारा ही भारत में अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत हुई। तो आइए आज के अगले सवाल को देखते हैं, 8 नंबर सवाल को देखते हैं। देखेंगे 8 नंबर सवाल आपके सामने है, स्क्रीन पर है, आप लोग भी जल्दी से जल्दी इसका आंसर देंगे। ठीक है, देखेंगे लोकसभा में आधे घंटे की चर्चा के लिए निम्न में से कौन सा दिन आरक्षित है? लोकसभा में आधे घंटे की चर्चा के लिए ऑप्शन है सोमवार, मंगलवार, बुधवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार और शुक्रवार। तो जल्दी से आप लोग भी जवाब देंगे, लोकसभा में आधे घंटे की चर्चा के लिए कौन सा दिन निर्धारित किया गया? तो देखेंगे ऑप्शन हो जाएगा सोमवार, बुधवार और शुक्रवार, यानी ए सी डी अर्थात आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। देखेंगे आधे घंटे की चर्चा, तो देखेंगे लोकसभा में तारांकित प्रश्न, अतारांकित प्रश्न, अल्प सूचित प्रश्न,
जो दिए जाते हैं, अगर उस प्रश्न पर स्पष्टीकरण नहीं होता है तो उसके स्पष्टीकरण के लिए लोकसभा में शाम के समय आधे घंटे की चर्चा निर्धारित किया जाता है, जो 5 से 5:30 की अवधि होता है, जिस पर जो है स्पष्टीकरण किया जाता है। इसके लिए 3 दिन का निर्धारण है, जो है सोमवार, बुधवार और शुक्रवार। और देखेंगे अगर राज्यसभा में पूछे तो देखेंगे राज्यसभा में इसके लिए कोई दिन निश्चित नहीं है। 3 दिन पहले सभापति को सूचना देकर कभी भी कराया जा सकता है आधे घंटे की चर्चा। देखेंगे एक और होता है अल्पकालीन चर्चा, या एक होता है अल्पकालीन चर्चा, या उसी को 2 घंटा की चर्चा कहते हैं। तो देखेंगे लोक महत्व के विषय पर सरकार का ध्यान आकर्षित करने के लिए लोकसभा में 2 दिन निर्धारित है। वह दिन कौन कौन सा है? तो देखेंगे मंगलवार एंड गुरुवार। तो ध्यान रखेंगे ये दोनों प्रश्न को अगर पूछेगा लोकसभा में अल्पकालीन चर्चा या 2 घंटा के चर्चा के लिए कौन कौन सा दिन निर्धारित किया गया है, तो वह है मंगलवार और गुरुवार। अगर पूछेगा आधे घंटे की चर्चा के लिए कौन कौन सा दिन निर्धारित है, तो सोमवार, बुधवार और शुक्रवार। अगर पूछेगा राज्यसभा में, तो राज्यसभा में कोई दिन निर्धारित नहीं है। 3 दिन पूर्व सूचना देकर चर्चा किया जा सकता है। आइए आज के अगले सवाल को देखते हैं। आज का 9 नंबर सवाल है, आपके सामने 9 नंबर सवाल है, जल्दी से आंसर बताएंगे, ठीक है। देखेंगे 9 नंबर सवाल है, बजट प्रस्तुत किए जाने के बाद सरकार द्वारा प्रस्तावित व्यय पर समीक्षा के लिए निम्न में से किस समिति का गठन किया जाता है? बजट प्रस्तुत किए जाने के बाद सरकार द्वारा प्रस्तावित व्यय पर चर्चा के लिए, समीक्षा के लिए कौन सा समिति का गठन किया जाता है? ऑप्शन है लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति, लोक उपकरण समिति, परवर समिति। तो देखेंगे आंसर हो जाएगा प्राक्कलन समिति, जिसे एस्टिमेट कमेटी कहा जाता है। लोकसभा में बजट प्रस्तुत होने के बाद प्राक्कलन समिति का गठन किया जाता है। देखेंगे प्राक्कलन समिति का गठन भारत में पहली बार वित्त मंत्री जॉन मथाई के सिफारिश पर पहली बार 1950 में इसका गठन किया गया। शुरू में इसमें सदस्यों की संख्या 22 थी, लेकिन वर्तमान में इसमें सदस्यों की संख्या 30 है और 30 के 30 सदस्य जो होते हैं लोकसभा से होते हैं। प्राक्कलन समिति बजट प्रस्तुत किए जाने के बाद उसकी समीक्षा के लिए गठन किया जाता है। देखेंगे इसके जो सदस्य होते हैं लोकसभा से होते हैं और इनका कार्यकाल 1 वर्ष का होता है। प्राक्कलन समिति संसद की अस्थायी समिति है, ठीक है। देखेंगे लोक लेखा समिति भी संसद की अस्थायी और वित्तीय समिति है। इसका गठन पहली बार 1921 में किया गया था और वर्तमान में इसमें मेंबर जो है 22 है, जिसमें 15 मेंबर जो है लोकसभा से हैं और 7 मेंबर जो है राज्यसभा से है। देखेंगे लोक लेखा समिति के जो अध्यक्ष होते हैं, विपक्ष के नेता होते हैं और ऐसा व्यवस्था जो है 1967 से किया गया। उसके पहले सत्ता पक्ष के लोग ही जो है लोक लेखा समिति के अध्यक्ष होते थे। और ध्यान रखेंगे लोक लेखा समिति में कोई भी मंत्री इसका सदस्य नहीं होता है। लोक लेखा समिति हो या प्राक्कलन समिति हो या लोक उपकरण समिति हो, सारे समिति में कोई भी मंत्री इसके मेंबर नहीं होते हैं। लोक लेखा समिति अपना रिपोर्ट लोकसभा अध्यक्ष को देता है। देखेंगे वर्तमान में लोक लेखा समिति के अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी है। प्राक्कलन समिति के अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल है। लोक उपकरण समिति, देखेंगे लोक उपकरण समिति का गठन 1964 में श्री कृष्ण मेनन समिति के अनुशंसा पर इसका गठन किया गया था। इसमें भी मेंबर जो है 22 होते हैं, 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से होते हैं, ठीक है। और लोक उपकरण समिति भी, यह भी संसद की अस्थायी
और वित्तीय समिति है। प्रवर समिति, देखेंगे प्रवर समिति जो है यह संसद की अस्थायी समिति है। तो यह प्रत्येक सदन का अलग अलग होता है प्रवर समिति, और कभी कभी दोनों सदन का मिलाकर भी गठन किया जाता है, जिसे संयुक्त प्रवर समिति कहते हैं। देखेंगे प्रवर समिति में अगर प्रत्येक सदन का हो अलग अलग तो 30 मेंबर, अगर संयुक्त प्रवर समिति होता है तो इसमें सदस्यों की संख्या 45 होता है। तो आइए आज के 10 नंबर सवाल को देखते हैं। देखें 10 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकार को मादक पदार्थों के सेवन पर प्रतिबंध लगाने का अधिकार देता है। देखेंगे यह सवाल हो चुका है, रिपीट हो गया है, तो देखेंगे इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 47, राज्य सरकार को मादक पदार्थों के सेवन एवं बिक्री पर रोक लगाता है। देखेंगे अनुच्छेद 46, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के कल्याण के लिए राज्य के सीमा में रहने वाले अनुसूचित जाति जनजाति के कल्याण के लिए कानून बनाने का अधिकार अनुच्छेद 46 के तहत राज्य को देता है। अनुच्छेद 45 जो 0 से 5 वर्ष यानी जो पूर्व प्रारंभिक शिक्षा यानी जो बच्चे हैं उनका जन्म होने से पूर्व से जो है देख रेख का काम राज्य को सौंपा गया है। और अनुच्छेद 49 इसमें जो है राष्ट्रीय स्मारक धरोहर स्थल है उसको संरक्षित करने का अधिकार राज्य को सौंपे गए हैं। तो आइए आज के 11 नंबर सवाल को देखते हैं। 11 नंबर सवाल है, उपराष्ट्रपति के मृत्यु या त्यागपत्र से हुई रिक्त को भरने के लिए निर्वाचन कराया जाता है 3 माह के अंदर, 6 माह के अंदर, 1 वर्ष के अंदर, यथाशीघ्र चुनाव कराया जाएगा। तो आप लोग जल्दी से जल्दी आंसर देंगे। अगर उपराष्ट्रपति का निधन होता है या त्यागपत्र देते हैं तो कितने दिनों के अंदर चुनाव कराया जाएगा। तो देखेंगे आंसर होगा यथाशीघ्र चुनाव कराया जाएगा, एज सुन एज। देखेंगे आर्टिकल 68 में कहा गया है कि अगर उपराष्ट्रपति का निधन होता है या उपराष्ट्रपति त्यागपत्र देते हैं तो यथाशीघ्र एज सुन एज जो है कराया जाएगा, यानी जो है यथाशीघ्र चुनाव करा लिया जाएगा। देखेंगे उपराष्ट्रपति के निधन होने पर कार्यवाहक उपराष्ट्रपति का वर्णन नहीं है। और देखेंगे आर्टिकल 67 में उपराष्ट्रपति के कार्यकाल का वर्णन है, यानी उपराष्ट्रपति पद ग्रहण करने की तिथि से 5 वर्षों तक अपने पद पर बने रहेंगे, लेकिन चाहे तो उसके पहले भी वो राष्ट्रपति को सूचना देकर त्यागपत्र दे सकते हैं। तो देखेंगे आंसर हो जाएगा डी, यथाशीघ्र चुनाव कराया जाएगा। देखेंगे बहुत सारे लोग जो है 6 महीना मार रहे होंगे, लगा रहे होंगे, तो ध्यान में रखेंगे उपराष्ट्रपति के निधन होने पर 6 महीना के अंदर नहीं, सिर्फ लिखा हुआ यथाशीघ्र। यथाशीघ्र कितने दिनों में, 2 महीना में, 3 महीना में, 6 महीना में, इसका कोई स्पष्ट वर्णन नहीं है। आइए आज के 12 नंबर सवाल को देखते हैं। देखेंगे 12 नंबर सवाल कहता है, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वर्णित है कि संसद विधि द्वारा 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय स्थापित कर सकते हैं। तो देखेंगे ऑप्शन है अनुच्छेद 214, अनुच्छेद 226, अनुच्छेद 216, अनुच्छेद 231। तो आप लोग जल्दी से जल्दी आंसर बताएंगे, इसका आंसर क्या होगा। देखेंगे आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 231। अनुच्छेद 231 में कहा गया है कि संसद चाहे तो 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय स्थापित कर सकता है। अनुच्छेद 214 में उच्च न्यायालय के गठन का वर्णन किया गया है। देखेंगे उच्च न्यायालय के वर्णन किया गया, राज्य में उच्च न्यायालय होगा इसका वर्णन किया गया है, प्रत्येक राज्य में उच्च न्यायालय होगा इसका वर्णन किया गया अनुच्छेद 214 में। अनुच्छेद 214 में 16 में, अनुच्छेद 216 में कहा गया है कि प्रत्येक राज्य में एक जो उच्च न्यायालय होगा उसमें एक मुख्य न्यायाधीश यानी CJI, यानी जो उच्च न्यायालय में जो गठन होगा उसमें एक मुख्य न्यायाधीश तथा अन्य न्यायाधीश होगा। तो देखेंगे उच्च न्यायालय में कितने न्यायाधीश होंगे इसका स्पष्ट वर्णन नहीं है, जिसका निर्धारण राष्ट्रपति के द्वारा समय समय में किया जाएगा और जिसका नियुक्ति प्रेसिडेंट के द्वारा किया जाएगा, इसका वर्णन है। देखेंगे अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय
मौलिक अधिकार के साथ साथ अन्य अधिकार के उल्लंघन होने पर रीट याचिका 5 प्रकार के रीट जारी करती है। तो आइए आज के अगले सवाल को देखते हैं, 13 नंबर सवाल को देखते हैं। ग्राम पंचायत निम्नलिखित में से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? पंचायत समिति, ग्राम सभा, मुखिया, प्रखंड विकास पदाधिकारी। आप लोग बताएंगे ग्राम पंचायत किसके प्रति उत्तरदायी होता है? मुखिया, ग्राम सभा, पंचायत समिति, प्रखंड विकास पदाधिकारी। तो देखेंगे इसका आंसर हो जाएगा ग्राम सभा। ग्राम सभा के प्रति उत्तरदायी होगा। जैसे आप जानते हैं स्थानीय स्वशासन, स्थानीय स्वशासन, तो देखेंगे स्थानीय स्वशासन में ग्राम सभा, ग्राम पंचायत और ग्राम कचहरी 3 स्तर होते हैं। जैसे आप पढ़े होंगे गवर्नमेंट के 3 अंग होते हैं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। ठीक उसी प्रकार स्थानीय स्वशासन में, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट में 3 होते हैं। ग्राम सभा जो है विधायिका है, जिसे लेजिस्लेचर कहते हैं। ग्राम पंचायत कार्यपालिका है और ग्राम कचहरी न्यायपालिका है। तो आप जानते हैं लोकतंत्र में जो है कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी होता है। इस तरह से ग्राम पंचायत ग्राम सभा के प्रति उत्तरदायी होगा। तो आंसर हो जाएगा ग्राम सभा। आइए आज के 14 नंबर सवाल को देखते हैं। निम्नलिखित में से किसे महाभियोग प्रक्रिया द्वारा हटाया जा सकता है? देखेंगे राष्ट्रपति, निर्वाचन आयोग, मुख्य न्यायाधीश, उपराष्ट्रपति। ऑप्शन है केवल ए एंड 2, ए एंड बी, केवल ए, बी एंड डी, उपरोक्त में से सभी। महाभियोग प्रक्रिया से किसे हटाया जाएगा? आप जल्दी से जल्दी आंसर बताएंगे। तो देखेंगे आंसर हो जाएगा सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रपति। देखेंगे महाभियोग शब्द सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रपति के लिए प्रयोग किया गया है, जिसका वर्णन आर्टिकल 61 में किया गया है। भारत के राष्ट्रपति को संविधान के उल्लंघन करने पर महाभियोग प्रक्रिया से हटाया जाता है, जो कि अमेरिका के संविधान से लिया गया है। अदर जो है मुख्य निर्वाचन आयुक्त, उसके बाद मुख्य न्यायाधीश हो या उपराष्ट्रपति, इन सारे लोगों के हटाने की प्रक्रिया अलग है। जैसे मुख्य न्यायाधीश है और मुख्य निर्वाचन आयोग है, इन्हें महाभियोग जैसी प्रक्रिया से हटाया जाता है। तो सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रपति को ही महाभियोग प्रक्रिया से हटाया जाता है, जिसका वर्णन अनुच्छेद 61 में है। आइए आज के अंतिम सवाल को देखते हैं। मैथिली संथाली को निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन द्वारा 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया? तो देखेंगे 8वीं अनुसूची का संबंध भाषा से है और मूल संविधान में 8वीं अनुसूची में 14 भाषा थे, लेकिन वर्तमान में 8वीं अनुसूची में 22 भाषा है। तो मैथिली और संथाली को कब जोड़ा गया? तो देखेंगे मैथिली और संथाली को 92वें संविधान संशोधन के द्वारा 2003 में जोड़ा गया। अब देखेंगे 21वें संविधान संशोधन के द्वारा 1967 में सिंधी को 15वें भाषा के रूप में जोड़ा गया। 8वीं अनुसूची में सिंधी को जोड़ा गया 15वें भाषा के रूप में 1967 में। देखेंगे 71वें 71वें संविधान संशोधन 1992 में इसमें नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी को जोड़ा गया। और देखेंगे 93वें संविधान संशोधन 2005 में देखेंगे इस संविधान संशोधन के द्वारा आर्टिकल 15 का खंड 5 जोड़ा गया, जिसके द्वारा उच्च शिक्षण संस्थान, निजी शिक्षण संस्थान जैसे IIT, IIM, उसके बाद एम्स इत्यादि शिक्षण संस्थानों में, उच्च शिक्षण संस्थान हो, तकनीकी शिक्षण संस्थान हो, निजी शिक्षण संस्थानों में जो सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़े थे, उनके नामांकन में आरक्षण का प्रावधान किया गया। तो इस प्रकार से आज के 15 महत्वपूर्ण सवालों का हम लोग डिस्कशन किए।
फिर अगले वीडियो में फिर महत्वपूर्ण सवालों के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए आज इतना ही। धन्यवाद।